तो डायरेक्टर है AMX बायोडीजल, जिन्होंने अपने सपनों को अपनी जिद बना करके रतलाम से अपने पारिवारिक व्यवसाय को छोड़ करके इंदौर में बायोडीजल इंडस्ट्री को चुना और आज अपनी मेहनत से वो इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं। जोरदार ताली के साथ स्वागत करिए उनका भी मंच पर। और इस पैनल के जरिए भी हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि कैसे उनका पूरा सफर रहा है। तो हमारी सहयोगी है प्रेरणा मिश्रा, जो कि उनसे चर्चा करेंगी। ओवर टू यू प्रेरणा। बहुत शुक्रिया कीर्ति। तो ये पैनल खास होने वाला है क्योंकि जिस तरह से आपने देखा डॉक्टर आशा माथुर जी हमारे बीच आई, महिला सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल हैं और उन्होंने जिस तरह से अपने कार्यकाल को निभाया बहुत बेहतर ढंग से। इसी के साथ सचिन तोमर जी भी हमारे साथ हैं और चंचल सोनी जी हमारे साथ हैं और उनके क्षेत्र में वो किस तरह से काम कर रहे हैं। और ये बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, अगर कभी हमें कुछ नया शुरू करना है तो ऐसे लोगों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसे लोगों से हमें मोटिवेशन जरूर लेना चाहिए जो लोग समाज में बेहतर काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है हमारे बीच बैठे ये लोग बहुत बेहतर और बहुत बड़ा एग्जाम्पल हैं। शून्य से शिखर तक का सफर कैसे तय किया जाता है, कैसे एक आम व्यक्ति से एक अलग पहचान बनाई जाती है। और यही कारण है कि आज ये हमारे खास मेहमान हमारे बीच हैं। हम चर्चा करेंगे इनसे और कुछ ही क्षण में हमारे जो सहयोगी हैं वो भी आएंगे और वो भी आपके साथ बातचीत करेंगे, आपसे सवाल लेंगे। लेकिन मैं चर्चा को आगे बढ़ा देती हूँ और आप तीनों का ही बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर आशा माथुर जी, मेरा सवाल आपसे है। एक महिला को लेकर हमेशा समाज की एक अलग धारणा होती है और उस धारणा के बाद जिस तरह से आपने उसे बदला और अपने पूरे कार्यकाल को निभाया, शुरुआत कैसे हुई मैम? पहले आप सभी को मेरा हार्दिक अभिवादन, JTV और आप सभी उपस्थित लोगों को। जब बात महिला की आती है तो पहले ही विभाजित कर दिया जाता है, जैसे आपने कहा एक महिला। क्यों नहीं बात होती है सिर्फ एक व्यक्ति की, कि एक व्यक्ति के रूप में कैसे किया। महिला पुरुष तो बाद की बात है, पहले व्यक्ति बनने की बात है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ये अवसर था कि हम कोई रास्ता ऐसा ढूंढें, ऐसा निकालें जिसमें हम अपनी ऊर्जा का नियोजन सही तरीके से कर सकें। प्रेरणा किसी एक व्यक्ति से नहीं मिलती है कभी भी। प्रेरणा स्वतः स्फूर्त हो, खुद से हो, तो शायद वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कामयाबी मिलती है। तो अपने परिवार, शिक्षा, परिवेश, परिस्थितियों से जो कुछ भी मुझे मिला, उससे मुझे ये समझ में आया कि पुलिस विभाग मेरे लिए उपयुक्त रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई बिजनेस तो चुन सकते हैं अपनी इच्छा से, पर नौकरी आप अपनी इच्छा से पालें, ये थोड़ा सा कठिन काम होता है, लेकिन असंभव काम तो नहीं होता। पहले PhD किया मैंने। मैं उस परिवार की लड़की हूँ जहाँ पर हमारे यहाँ पे लड़कियों को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित नहीं किया जाता था। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज की बेटी हूँ। लड़कों को पढ़ाने के लिए काफ़ी प्रेरित किया जाता था। तो मैंने कोई विरोध नहीं किया कि मुझे पढ़ना है। बड़ी स्पष्ट सी बात थी कि 11वीं कक्षा के बाद, यानी हायर सेकेंडरी के बाद, मुझे पढ़ाई बंद कर देनी थी। या हमारे घर में ऐसा ही था कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। उस समय मैंने BA प्राइवेट किया और MA प्राइवेट किया और तब मैं मेरिट लिस्ट में आई और तब मेरे पिताजी को ये लगा कि इस लड़की को मैं पढ़ाना चाहूँगा और इसके बाद मैंने इलाहाबाद से PhD किया। बहुत खूब। और शर्मन जोशी जी भी हमारे साथ हैं, मंच संचालन करेंगे। शर्मन जोशी जी बस थोड़ी देर में मंच पर आएंगे और वो भी आप लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन तब तक मैं इस चर्चा को और इस सिलसिले को आगे बढ़ाती हूँ। सचिन तोमर जी, मेरा सवाल आपसे है। मुझे लगता है मैं आपसे इससे पहले भी मुखातिब हो चुकी हूँ और इसलिए जानती हूँ कि आप बिजनेसमैन के साथ साथ समाज सेवा का काम भी करते हैं। जब समाज सेवा की बात आती है तो एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि आप खुद फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, तभी आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। और क्या ऐसा है, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप समाज सेवा को कैसे करते हैं, कैसे उसको और बढ़ा सकते हैं, कैसे और लोगों तक पहुंचाते हैं, उसके लिए क्या सोर्स है सर?
पहले तो मैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, मुझे मंच साझा करने का मौका मिला। और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि मैं किस तरह से समाज सेवा कर रहा हूँ या बिजनेस कैसे कर रहा हूँ या मेरा पहले का कैसा रहा। तो बेसिकली मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, भीलाखेड़ी गांव है, और मेरी फैमिली में सारे लोग जॉब प्रोफाइल से थे। तो जब जॉब प्रोफाइल के लोग होते हैं तो उन्हें बिजनेस में आना बड़ा डिफिकल्ट होता है। ना हमें कोई वहाँ पर प्लेटफॉर्म दे पाता है जॉब के लिए, ना हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। और अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में रहते रहते आप किसी के लिए कुछ समाज सेवा अगर आपने उससे करना चाहते हैं तो शायद नहीं कर पाते। तो मेरी शुरू से सोच रही कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकूं। तो इसके लिए मैंने बिजनेस की प्लानिंग करी, फिर धीरे धीरे करके बिजनेस में आए, और अब आज हम इतने सक्षम हो पाए हैं कि हम हेल्पिंग हैंड ग्रुप है मेरा, जिसके माध्यम से हम लोगों की मदद कर पा रहे हैं। और हमारे साथ लोग जुड़ गए हैं जो एक दूसरे की मदद करते जा रहे हैं। और हमारा ग्रुप मतलब जिस कंपनी से मैं काम कर रहा हूँ, श्री शोभा ग्रुप, वो एक तरह से यूथ को आगे ला रहा है और उन्हें मौका दे रहा है कि आप कुछ अच्छा कर पाए, जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं। धन्यवाद। चंचल जी, अगला सवाल मेरी तरफ से आपको। चंचल जी, भारत सरकार की तरफ से एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो उसमें आपकी कंपनी का क्या योगदान रहा है? पहले तो जी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को धन्यवाद जो कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आज बुलाया, मौका दिया। और शर्मन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपका जो सवाल है कि ब्लेंडिंग प्रोग्राम इथेनॉल को चलाया जा रहा है, जो भारत सरकार और सभी देशों में मतलब चल रहा है आज की तारीख में। एक्चुअली में ये प्रोग्राम ये है कि जो आज क्रूड जो हमारी डिपेंडेंसी है भारत सरकार की गल्फ कंट्रीज पे या बाहरी क्षेत्रों में, जो क्रूड के ऊपर जो हमारा निवेश है भारत सरकार का, वो एक बहुत बड़े लेवल पे है। और हम इथेनॉल को हिंदुस्तान में ही प्रोड्यूस बनाना चाहते हैं और उसको पेट्रोल और डीजल के अंदर ब्लेंड करके पर्यावरण के अनुकूल एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो पूरा ही पर्यावरण के अनुकूल हो, जिससे हमारे इकोनॉमी के अंदर सुधार आए, हमारी डिपेंडेंसियां खत्म हो। ये लगभग जो प्रोग्राम ब्लेंडिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है, लगभग पिछले 3 सालों से चलाया जा रहा है, और धीरे धीरे इसके अंदर इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, और ये ग्रोथ आगे और बढ़ेगी। शुभकामनाएं हैं सर आपको। मैम, आपसे एक सवाल है। मैम, आपकी इस प्रशासनिक जीवन में, जर्नी में, आप डीएसपी से आईजी तक का ये सफर आपने तय किया, तो किस तरह की चुनौती आपने फेस की, और हाउ चैलेंजिंग एंड हाउ एक्साइटिंग वाज इट फॉर यू, और क्या आप खुश थे जिस तरह से सारी चीजें आपके करियर में आगे बढ़ी? क्या मैं खुश हूँ ये जानना चाहिए? खुश थे जिस तरह से बढ़ रही थी सब चीजें? तो फिर आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपकी उम्र कम है। तो अगर आप मेरा उत्तर सुनेंगे और समझेंगे तो शायद आपको जिंदगी में कुछ खुशी के कुछ ऐसे कारण मिल जाएंगे कि आप भी खुश रहेंगे। ओह प्लीज मैम, प्लीज शेयर दैट। आपके आने के पहले मैंने ये कहा कि हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई का लड़कियों के लिए कोई अवसर नहीं मिलता था, लेकिन मैंने विरोध नहीं किया इसका। पहले बीए एमए किया, मेरिट लिस्ट में आई प्राइवेट पढ़ाई करके भी, तब मैंने पीएचडी किया। तब तक नौकरी का कोई विचार नहीं था। पिताजी पुलिस अधिकारी थे, लेकिन हमारे यहाँ ब्राह्मण समाज में बेहद अनुशासन वाले वो तो थे ही, साथ में लड़कियों की नौकरी का विरोध था। संयोग से पीएससी की परीक्षा आयोजित हो रही थी मध्य प्रदेश में जो, तो मैंने ऐसे ही कहा कि एक बार परीक्षा दे दें। तो पिताजी ने अनुमति तो दे दिया इस आशय के साथ कि ऐसे कैसे हो जाएगा, और मैंने परीक्षा दिया और उसमें मेरा चयन हो गया। जब चयन हो गया तो उस समय डिप्टी कलेक्टर भी हम बन सकते थे और डीएसपी भी बन सकते थे। माताजी की इच्छा थी कि नहीं एसपी बनना, आईपीएस बनना, और पिताजी की इच्छा थी कि कलेक्टर बनना चाहिए। माताजी की इच्छा को प्राथमिकता दिया मैंने और इसमें हम आए। क्योंकि पुलिस का माहौल था तो अनुशासन तो था ही, लेकिन उस समय कोई आरक्षण नहीं था लड़कियों के लिए कि पुलिस विभाग में आ जाएं। तो मध्य प्रदेश की पहली डीएसपी थी मैं। तो मुझे परेड ग्राउंड से लेके कुछ साल की नौकरी तक स्वयं को बार बार प्रमाणित करना पड़ा कि मैं एक पुलिस अधिकारी हूं।
ये भी हम नहीं कह सकते थे कि मैं महिला पुलिस अधिकारी हूँ, ये भी नहीं कह सकते थे कि मैं पुरुष पुलिस अधिकारी हूँ, मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ। पर उस समय का समाज, 82 में हम नौकरी में आ गए थे, 34 साल नौकरी की है मैंने। उस समय वर्दी में मध्य प्रदेश में 3 लड़कियां थी, एक आशा गोपाल, एक आशा मिश्रा और एक रेणु शुक्ला थी, 3 लोग थे। तो सभी लोगों की निगाहें यूनिफॉर्म पहने हुए लड़कियों को जब देखती थी तो प्रश्नगत करती थी। उसके बाद जब मेरी शादी हुई, मेरे पति भी पुलिस अधिकारी हैं, एकमात्र हम थे पति पत्नी जो पुलिस विभाग में थे, गस्टेड ऑफिसर। लेकिन हमारा जब पोस्टिंग होता था, शायद ये अपेक्षा की गई कि लड़की है आके कहेगी कि सर मेरे पति के पास मेरी पोस्टिंग होना चाहिए। पर हम लोगों का ये समझौता था आपस में कि यदि नौकरी करना है तो प्लीज नहीं कहना। तो मध्य प्रदेश का नक्शा अगर आप देखें तो मेरा पोस्टिंग अगर देवास में था तो मेरे पति का बस्तर में था। आज तो छत्तीसगढ़ बन गया है। 1000 से ज्यादा किलोमीटर दूर की पोस्टिंग रही, कभी 500 किलोमीटर, कभी 400, फिर बाद में छत्तीसगढ़ बदल गया। मेरे ससुर भी आईपीएस अधिकारी थे। मेरा बच्चा हुआ, उस समय 3 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती थी, सिर्फ चाइल्ड केयर लीव नहीं मिलती थी। लेकिन घर में क्योंकि पूरा पुलिस का माहौल था और हम लोगों का ये था कि यदि हमें नौकरी करनी है तो फिर सही तरीके से करना है, क्योंकि नौकरी मेरी रोजी रोटी नहीं थी, मेरे लिए पूजा जैसी चीज थी। तो मेरे सास ससुर ने सहयोग किया। हम लोग सम्मिलित परिवार में थे, मेरी ननद थी, उनकी सास थी, सब लोग थे इंदौर में। बच्चे लोग यहाँ पे रहे और मेरी पोस्टिंग पहले 9 साल में 14 पोस्टिंग हुई, हर 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में। उस 9 साल में मैंने ये प्रमाणित किया कि कितना दम है, कहाँ पे पोस्टिंग कोई करेगा और ऐसा कौन सा काम है जो किया नहीं जा सकता है एज पुलिस ऑफिसर। तब हम भूल गए कि हम लड़की हैं, सिर्फ ये लगता था कि पुलिस अधिकारी। और बाद में मुझे इंदौर शहर में अलग अलग ब्रांच में 15 साल पोस्टिंग मिली। ये खुद को प्रमाणित करने का एक तरीका था कि जब मेरी पोस्टिंग हुई और जब मैं एसपी बनी आसपास के जिलों में, या मैं डीआईजी बनी या मैं आईजी बनी, तो फील्ड में पोस्टिंग रही। और कभी किसी के सामने जाके, जो आज की तारीख में लोग ये कहते हैं कि हमें तो बड़ा दबाव पड़ता है, हमें तो रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, जो लोग ये कहते हैं खुले रूप में हम उनसे कहेंगे कि उनकी कोई ना कोई कमजोरी है जिसके कारण उन्हें ये कहना पड़ता है। क्योंकि मेरी पोस्टिंग, मेरी नौकरी और मुझे जो साथ मिला उसके लिए मैं बेहद खुश हूँ। जब भी नौकरी की बात हम करते हैं तो हमें लगता है कि अगर जिंदगी में कोई रिवर्स गियर होता तो फिर से मैं पुलिस विभाग की नौकरी करता। बहुत खूब, बढ़िया मैम। मतलब आपने जो कहा सही था, ध्यान से सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये तो कमाल की चुनौती आई आपके सामने और फिर भी आपने डट के उनका सामना किया, जाहिर सी बात है। और एक छोटी सी चीज और कहना चाहूंगी, जी प्लीज। चाहे वो, क्योंकि बिजनेस वाले ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, इकलौती मैं ही नौकरी वाली हूँ। क्या रहता है कि जब हम कोई काम करते हैं, हर कोई सपना देखता है, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। सपना देखने के पहले अपने पंख देखना चाहिए, अपनी ताकत देखना चाहिए और हम कहाँ कहाँ अपना विकास कर सकते हैं ये देखना चाहिए। और सबसे बड़ा काम यह है कि हम जिस समाज में रहते हैं, जैसे बिजनेसमैन तो अपनी बहुत सी एक्टिविटीज करते हैं और मैंने अभी सुना भी, बड़ी खुशी की बात है। हमारा सामाजिक दाय है, हमारा सामाजिक सरोकार होना चाहिए। चाहे वो पिक्चर में आप काम करते हो, चाहे आप गाना गाते हो, चाहे किसी कला से संबंधित हो। यदि हमारा सामाजिक सरोकार नहीं रहेगा तो हम समाज को दे क्या रहे हैं और हमारा जीवन किस बात के लिए है? क्या सिर्फ हमारा उद्देश्य क्या है? पैसा? निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है कि हर व्यक्ति का एक सामाजिक सरोकार होता है और अगर वो नहीं होगा तो हमारा अस्तित्व ही क्या है। चंचल सोनी जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप एथेनॉल को लेकर कई तरह के काम कर रहे हैं और मुझे लगता है एक जिगरा चाहिए ये कदम उठाने के लिए, लेकिन भारत सरकार क्या इस क्षेत्र में आपके लिए कोई मददगार साबित हो रही है? देखिए, भारत सरकार मददगार तो है, बहुत सारे रूप से मददगार है। और मोदी गवर्नमेंट है, गडकरी साहब हैं, बहुत सारे ऊपर जो पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं वो इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं और इन बारों में सोचते हैं
तो भारत सरकार सपोर्टिव तो है, साथ साथ में जो यंग यूथ है जो करना चाहता है और इन चीज़ों को चेंज करना चाहता है लाइफ के अंदर, आज जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन हैं, फ्यूल्स है, एविएशन फ्यूल्स इंडस्ट्रीज है, इन सबको जो चीज़ों की जो जरूरत है बायोडीजल इंडस्ट्री के अंदर, मैं ऑलरेडी 8 साल से बायोडीजल इंडस्ट्री के अंदर हूँ और आज इथेनॉल का इतना बड़ा प्लांट लग रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा प्लांट है शायद ये, जो कि 2024 के एंड तक बन करके तैयार हो जाएगा, लगभग 600 करोड़ की लागत से लग रहा है। और मध्य प्रदेश सरकार ने इसके अंदर काफी अच्छा सहयोग दिया है, कई ग्रांट्स के लिए अभी हमें मंजूरी दी है, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, सारी कंपनियों ने हमें ऑलरेडी अगेन टाइप्स दिए कि आपको 5 साल तक किसी को देने की जरूरत नहीं, आप हमें ही दीजिए माल। मतलब इतना सारा सहयोग, चीजें, लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को सिंगल विंडो करना, बहुत सारी चीजों को इन्होंने सहयोग किया है। भारत सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट दोनों का सहयोग काफी अच्छा रहा है वैसे तो। आपका हेल्पिंग हैंड सोशल ग्रुप किस तरह के कार्य कर रहा है? मैं बताना चाहूँगा, बेसिकली हेल्पिंग हैंड की शुरुआत हमने कोविड के दौरान की थी। कोविड में जब लोगों को हॉस्पिटल की प्रॉब्लम्स थी, दवाइयों की प्रॉब्लम्स थी, उनको बेड नहीं मिल रहे थे, ब्लड की प्रॉब्लम थी, तब से हमने इसको स्टार्ट करी, एक पहल छोटी सी। तो हम लोगों ने वहाँ पर लोगों को हॉस्पिटल मुहैया कराए, लोगों को ब्लड, दवाइयाँ, जो जो चीज़ें होती थी, लोगों को भोजन उपलब्ध कराया, वहाँ से हमने शुरुआत करी। अब आज के दौर में हमारा हेल्पिंग हैंड ग्रुप लाइक आपको जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स कोविड में चले गए, उनको हम लोग एजुकेशन फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मेरा स्कूल भी है तो हम लोग एक पहल कर रहे हैं और लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं जो इस तरह से पहल कर रहे हैं। उसके बाद में आज के समय में भी जब हमें कभी आपको लगता है कि आपको ब्लड की जरूरत है या इस तरह से कुछ एक्टिविटीज हैं, तो वो हेल्पिंग ग्रुप हमारा काम कर रहा है। बहुत खूब। आशा मैम, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि जैसे कि आपने खुद भी बोला कि समाज एक दायरा बना लेता है जब कोई महिला काम करती है। हालांकि मैं यही कहूंगी कि अगर पुलिस अफसर है कोई, तो उसका दायरा नहीं होता है, वो सिर्फ पुलिस है, ना महिला पुलिस है ना पुरुष पुलिस है, वो सिर्फ पुलिस है। और आपने बहुत अच्छी मिसाल पेश की, मुझे लगता है उस दौर में आपने काम किया जब बहुत सी लड़कियां ऐसी थी, क्योंकि आज के दौर में भी कई बार लड़कियों की 12th के बाद शादी करा दी जाती है। उस दौर में आपने डीएसपी से लेकर आईजी तक का सफर तय किया, वो बहुत खूबसूरत था। लेकिन उस बीच एक और चुनौती थी आपके सामने, आपको अपना परिवार देखना था। जिस तरह आपने बताया मैटरनिटी लीव सिर्फ 3 महीने की मिलती थी, ऐसे में आपने परिवार का और काम का दोनों का तालमेल कैसे बिठाया? जैसा कि मैंने आपको बताया कि परिवार हमारी ताकत होती है। मेरे पति भी क्योंकि पुलिस अधिकारी थे और मेरे ससुर भी रहे थे पुलिस अधिकारी, तो मेरे सास ससुर ये इंदौर में रहते थे, तो इनके कारण मुझे एक सहयोग मिला। बच्चे यहीं पर रहे, हम लोगों की पोस्टिंग अलग अलग जगह पे होती रही। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, तो मेरे 2 बेटे हैं, बच्चे लोग भी शायद अनुशासन के वातावरण में रह के इस तरीके से पले बढ़े, तो वो भी अनुशासित रहे और उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया। और पति पत्नी का संबंध हमारा बहुत अच्छे से बीता, तभी अभी तक के हम लोग साथ में रह रहे हैं। और मेरा सम्मिलित परिवार है, मेरी सास है, मेरी माँ है और मेरे बहुत से रिश्तेदार, मेरी माँ और सास अभी हैं। तो हम सब लोग जो जुड़ाव हम लोगों का जो रहा है, उससे एक बात ये समझ में आती है कि आपको जो कुछ भी करना है, जो भी कार्य आप पूरा करना चाहते हैं, यदि परिवार में आत्मीयता से जुड़े रहें तो वही आपकी ताकत बनती है। और इस तरीके से मैंने परिवार के साथ भी तालमेल बैठाया। और मेरा एक बच्चा डॉक्टर है और एक बच्चा टीसीएस में है, और दोनों, मुझे लगता है मैंने दोनों को पढ़ाया भी और दोनों प्रारंभिक पढ़ाई भी करवाई और दोनों आज नौकरी में भी। बहुत बढ़िया मैम। चंचल जी, आपसे अगला सवाल कि भारत में और विदेशों में एथेनॉल का कितने प्रतिशत तक का उपयोग किया जा रहा है और ये आम जनता के लिए कितना फायदेमंद रहेगा? देखिए, भारत की अगर बात करें तो भारत के अंदर इथेनॉल का जो अभी 15% के आसपास यूज हो रहा है। 85% पेट्रोल और 85% डीजल, उसमें 15% इथेनॉल का यूज हो रहा है, मिक्स किया जा रहा है अभी। और ये भारत सरकार की जो प्लानिंग है वो 2030 आते आते 70% से 80% तक लेके जाने की है। ये एक बहुत बड़ा कारगर सिद्ध होगा और भारत के अंदर जितनी भी इथेनॉल से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रियां डल रही है और जो नई इंडस्ट्री है, ये आने वाले समय के अंदर 25 साल के अंदर देखा जाए तो बहुत बड़ी ग्रोथ का मापदंड होगा। आप जानते हैं कितना खपत है आज हमारे यहाँ पे, देखा जाए तो पेट्रोल, डीजल
का हम टोटल डिपेंडेंट है क्रूड्स और गल्फ कंट्रीज पे डिपेंडेंट। अगर कल वहां पे कुछ खत्म हो गया तो हमें जो नए वाहनों की चीजों की जरूरत हो रही है, फ्यूल्स की जरूरत हो रही है, हाइड्रो पावर की जरूरत हो रही है, ये सब चीजों का एक सॉल्यूशन है, ये एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है जो कि हमारे ग्रीन बेस्ड चीजों से आता है, सीड से आता है, ये सारी सब चीजें। तो यहां तो भारत के अंदर देखा जाए तो 15 से 20% की एक शुरुआत हो चुकी है, और विदेशों में यही टेक्नोलॉजी को अगर देखा जाए, साउथ अफ्रीका, घाना, नाइजीरिया या यूके के अंदर देखा जाए तो वहां पे आज की तारीख में 70% ऑलरेडी अभी यूज किया जा रहा है। ऑलरेडी रूस, आज जो देखते हैं हम, रूस से भी क्रूड ऑयल खरीदते हैं, भारत अभी खरीदते हैं, गल्फ में भी खरीदते हैं, तो वहां पे अलग अलग तरीके के फ्यूल स्टेशन होते हैं कि ये इतना ब्लेंड है, ये इतना प्रतिशत है, उसके हिसाब से उसका रेट तय होता है। और देखा जाए रेट की बात की जाए तो 110-115 रुपए लीटर का पेट्रोल है, और अगर इथेनॉल यूज्ड बेस्ड अगर पेट्रोल लिया जाएगा और अगर उन गाड़ी चलेगी तो 60 रुपए 65 रुपए से ज्यादा की कीमत नहीं आएगी। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो मेक इन इंडिया और इंडिया को जो किया जा रहा है, हिंदुस्तान की ग्रोथ को, इकोनॉमी को बढ़ाया जा रहा है, वो उसके अंदर काफी बड़ा सहयोग हुआ है इसके अंदर। सचिन जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे, आप रियल एस्टेट के बिजनेस के साथ साथ एजुकेशन, मेडिकल एवं सामाजिक कार्य को किस तरह कर पा रहे हैं, मतलब, और शुरुआत में आपने किन किन कठिनाइयों का सामना किया? मैं बताना चाहूँगा, रियल एस्टेट के साथ में मेडिकल, फार्मा, ये सब चीज़ें स्टार्ट एक न्यू से होती है। मैंने स्टार्टिंग में कुछ इंश्योरेंस कंपनी में काम किया, फिर मैंने जॉब करी। जॉब करने करते मुझे मेरा एक्चुअल में मतलब स्टार्टिंग में बोलना चाहूँ, सक्सेस क्या है, हमें सक्सेस की डेफिनेशन पता होना चाहिए। सक्सेस ये है कि हमारा प्री डिफाइंड गोल, और अगर हम उस दिशा में जा रहे हैं तो हम सफल होंगे। वो सफलता की परिभाषा हो सकता है, मैम को जॉब करना था, वो जॉब करें, आज बहुत खुश हैं, सफल हैं। आप एक्टिंग में जाना चाहते थे, आपने एक्टिंग की, आज आप सफल हैं। मैम एंकर बनना चाहती थी, मैम एंकर हैं, वो सफल है। तो वैसे ही मेरे लिए सफलता की परिभाषा थी कि मैं एक बिजनेस खड़ा करना चाहता था, और बिजनेस को भी एक उस लेवल पे लेके जाना चाहता था कि लोगों को मैं साथ में लेकर चल पाऊं। जो यूथ है, जो भटका हुआ है, जिनको प्रॉब्लम्स हो रही है बिजनेस करने में, एज ए यूथ हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारे साथ प्रॉब्लम होती है कि हम उसको कुछ करना चाहते हैं और कुछ और होता है, ना हमें प्रॉपर गाइडेंस मिल पाता है, ना हमें प्रॉपर एजुकेशन मिल पाता है, और हम लोग भटकते बहुत तेज हैं। हम एक बिजनेस को स्टार्ट करा, कुछ टाइम तक गए, और उसके बाद से वहां से फिर दूसरे को स्टार्ट कर दिया। तो लाइक हम वो अंकुरित बीज होता है उस टाइप से होते हैं, लेकिन जैसे हमने उसमें पानी डाला, खाद डाला, सब कुछ करा, अंकुरित निकलने ही वाला होता है, और हम फिर से उसको बखर देते हैं, है ना। तो लाइक हमें वो बीज बनने में कुछ टाइम लगता है। तो वो टाइम जब अगर हम किसी भी बिजनेस पे फोकस दे पाए या उसमें टाइम दे पाए, तो हम एक बीज और एक बड़ा पेड़ बन पाते हैं जो लोगों को छाया दे पाए। तो बिजनेस में ये चीजें होती हैं। साथ ही बिजनेस में हम जब अपना काम करते हैं तो बिजनेस में सबसे बड़ा टास्क जो मुझे आज समझ में आया वो आता है कि हमें अच्छे लोगों का चयन करना, जो आज सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो अब मैंने जब स्टार्ट करा तो मैंने धीरे धीरे कुछ अच्छे लोगों की टीम करी, कुछ मेरे फ्रेंड्स, कुछ अच्छे लोग हैं जो मेरे साथ आए, और आज हम बिजनेस का ये रूप बना पाए। और अब हम धीरे धीरे करके अच्छे टैलेंट को हायर कर रहे हैं। हायर क्या कर रहे हैं, उनको साथ ले रहे हैं, और फिर एक नए बिजनेस की नींव रख रहे हैं। थैंक यू। जोरदार तालियां, क्योंकि कंसिस्टेंसी, मुझे लगता है जो आपने बोला उससे मुझे ये समझ आया, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है इंसान के लिए। भटकना नहीं है, एक काम जो शुरू किया उस पर फोकस करना है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।